हेलो डॉक्टर के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं किसी परिवार की जो सेहत है वो तभी अच्छी रह पाती है जब उस परिवार की जो मुख्य सदस्य है, महिला सदस्य है, उसकी सेहत अच्छी हो। लेकिन आमतौर पे परिवार का ध्यान रखते रखते वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती है और किसी ना किसी तरह की बीमारी का शिकार हो जाती है, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हो या कोई दूसरी गंभीर दिक्कत हो। किस तरह की दिक्कत महिलाओं को हो सकती है, उसके व्यक्तिगत स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, इसी चर्चा को लेकर आज हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। उन सभी से इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर राजकुमारी हमारे साथ हैं सोमानी हॉस्पिटल से, डॉक्टर मल्लिका हमारे साथ मौजूद हैं एपेक्स हॉस्पिटल से, डॉक्टर नमिता हमारे साथ में मौजूद हैं आस्था फर्टिलिटी से। मैम, सबसे पहले आपसे हम शुरुआत करेंगे इस डिस्कशन की। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS की जब हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इसका जिक्र इन दिनों हो रहा है। हम सोशल मीडिया पे जैसे ही PCOS लिखते हैं उसके बहुत सारे आर्टिकल्स निकल के सामने आ जाते हैं। क्योंकि दिक्कतें हैं तो फीमेल इसको लेके सर्च भी बहुत ज़्यादा करती है। लेकिन आप इसके एक्सपर्ट हैं, क्या है, इसको किस तरीके से बहुत सरल भाषा में समझ पाएंगे? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम जो आज कहा जाता है, इट्स बिकम अ वर्ल्ड स्टॉर्म नाउ। यानी कि पूरी जगह इसी की चर्चा होती है क्योंकि इट अफेक्ट्स द होल लाइफस्टाइल ऑफ अ वुमेन एंड बहुत सारी तकलीफ़ें होती है इसमें, इसीलिए इसको सिंड्रोम कहा जाता है। पहले जब इसके बारे में कम जानकारी थी तब हम इसे डिजीज़ बुलाते थे। तब ये था कि अंडाशय में खूब सारी छोटी छोटी गांठें हो रही है जो सब लगभग एक साइज़ के हैं, लेस देन 10 मिलीमीटर कहते हैं। एंड उसमें एक तरह का पर्ल ऑफ स्ट्रिंग करके कहा जाता था कि भी पूरी मोती पुरोई भी इस तरह की माला होती थी ओवरी में। ये एक पिक्चर शुरू में जो जानकारी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती रही तब हमें इसके बारे में और जानकारी मिली और हम इन पर सिंड्रोम करके नाम दे दिया। सो PCOS और PCOD इज़ ऑलमोस्ट सेम। अब PCOS सिंड्रोम, इसीलिए ये बेसिकली सिंड्रोम में मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व है। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस, हम PCO और PCOS के बीच में अगर हम डिफरेंस अगर जान पाएँ तो क्या मूल अंतर है इनके अंदर? PCO में जो ओवरी है, अंडकोश है, केवल उसकी पिक्चर जो सोनोग्राफी में आती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी एक अंडकोश में मल्टीपल खूब सारी पानी से भरी हुई लगभग एक ही साइज़ की फॉलिकल्स होते हैं। तो जैसा डॉक्टर राजकुमारी ने बोला, जैसे कोई मोती की कोई माला होती है उस तरह से दिखाई देता है। दैट इज़ इट जस्ट मीन्स कि ओवरी जो है डोरमेंट स्टेट पे है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है और जो उसका काम है अंडकोश से अंडे निकालना, वो काम नहीं कर रहा है। मैम ने आपका जिक्र किया, नमिता मैम, PCOS अगर किसी महिला को है और माँ बनने का जो अनुभूति होती है वो कहते हैं कि ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन अनुभूतियों में से एक होती है। कोई महिला माँ बनने की अगर राह पर है, वो माँ बनना चाहती है, तो PCOS अगर उसको हो जाता है, कितनी कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ेगा और वो क्या माँ बन सकती है? देखिए, इसमें यह है कि माँ तो वो डेफिनेटली बन सकती है, बट हाँ, जर्नी किसी की छोटी होती है, किसी की बीच की, किसी की लंबी जर्नी होती है। जैसे कि अभी लक्षण में डिस्कशन हुआ था कि इसमें अंडे जो हैं वो स्वतः नहीं बनते, अपने आप नहीं बनते। जब वो बनेंगे ही नहीं तो वो जो अपने पार्टनर के शुक्राणु से मिल ही नहीं पाएंगे तो भ्रूण या बच्चा नहीं बनता है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आती है कि अंडे बनने की समस्या होती है। और कई बार तो नॉर्मल जो गोलियां देते हैं हम लोग अंडे बनने की, उससे भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, जिसको हम रेजिस्टेंट पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं। तो उसके अंदर फिर हमें कुछ इंजेक्टेबल्स का सहारा लेना पड़ता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर मैं मतलब स्ट्रेस करना चाहूँगी कि आम तौर पे अपने हिंदुस्तान में, खासकर राजस्थान में, ये धारणा रहती है कि कोई लड़की जो कि पीरियड स्टार्ट हुए हैं, उनके माहवारी स्टार्ट हुई है और वो इरेगुलर है या वो मतलब साल में 2-3 बार ही आ रही है, वो भी दवाई से आ रही है, तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए माता पिता को, ये कह के कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। बस वहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वो जो अपना टाइम पीरियड होता है, वो जो समय होता है मैरिज से पहले का, शादी से पहले का, उसमें गायनेकोलॉजिस्ट इस चीज़ को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे फिर उनकी जो प्रेगनेंसी और रिलेटेड जो अपनी जो इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो भी है प्रॉब्लम, वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाती है। जागरूकता का अभाव मानती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मल्लिका मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे PCOS
की जो जांचें हैं वो किस तरीके से की जा सकती हैं? कैसे किसी महिला को या किसी युवती को ये पता चले कि वो पीसीओएस से जूझ रही है? पहले तो उस जिस परेशानी से वो आई है वो देखी जाती है, वो क्यों आई है। पीरियड्स में दिक्कत है, उसको चेहरे पे बालों की दिक्कत है, या उसे लगता है सिर के बाल गिर रहे हैं जिसकी दिक्कत है, या फिर उसका वज़न बढ़ रहा है और फिर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं उसकी दिक्कत है। बेसिक जो टेस्ट कराए जाते हैं कि पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे करके, तो उसमें और भी हार्मोन्स हैं जो कि इसमें पीरियड्स रोक सकते हैं पीसीओएस के अलावा। पीसीओएस का डायग्नोसिस ज़्यादातर सोनोग्राफी से होता है कि ओवरी की सिचुएशन क्या है, ओवरी का आपको पिक्चर क्या मिलती है। सोनोग्राफी में एक पिक्चर देते हैं जिसको वो पीसीओ बोल देते हैं। फिर उसके साथ यदि और लेते हैं तो सारे हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं। उसमें ईस्ट्रोजन जो कि अंडकोश बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन जो कि ओवुलेशन के बाद आता है, जो ब्रेन से निकलते हैं दो LH FSH वो प्लस उनका रेशियो, प्लस जो इंजेक्शंस के बाद डॉक्टर नमिता ने करी उनके ह्यूमन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स के लेवल्स लिए जाते हैं कि भाई ये कितने हैं और कितना काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो और 2 कारण है जिसके कारण पीरियड नहीं आते हैं वो हैं थायराइड TSH और प्रोलैक्टिन। कुछ एंड्रोजन, क्योंकि एंड्रोजन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, एंड्रोजन का टेस्ट किया जाता है। प्लस एक DHEA है जो कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है सुप्रारेनल, वहाँ से आता है, तो उसके टेस्ट होते हैं। भाई इनके कारण तो कहीं पीरियड्स नहीं रुक रहे हैं, इनके कारण तो कहीं बाल अधिक नहीं हो रहे हैं। सोनोग्राफी एंड ब्लड टेस्ट, दे आर द 2 टेस्ट विच आर डन। राजकुमारी मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या इसका दवाओं से ट्रीटमेंट किया जा सकता है पीसीओएस का? सबसे पहला ट्रीटमेंट, सबसे पहले सबको ये समझ में आना चाहिए दवाई का रोल है, बट सबसे पहले जो नमिता जी अभी जस्ट बताए हैं कि लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, ये 2 चीज़ से लगभग आप मान के चलिएगा ऑलमोस्ट 30% डाउन वी कैन ब्रिंग डाउन एवरीथिंग। आपका पीरियड्स रेगुलर हो जाएगा, आप कंसीव भी कर जाओगे। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे मेन जो था इंसुलिन रेसिस्टेंस एंड हाई टेस्टोस्टेरोन्स, ये 2 चीज़ एक्सरसाइज से बर्न हो जाते हैं। सो आप देखिए सिर्फ एक एक्सरसाइज से आप कितना कुछ दवाई का भी बचाव हो जाता है। आपको ज़रूरी नहीं है हर बार दवाई लें, और दवाई भी इसमें वही जैसे मैंने आपको बताया हर पड़ाव में अलग अलग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है। लड़कियों के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, फिर कुछ मल्टीविटामिन्स देते हैं एंड कुछ इस तरह के इंसुलिन सेंसिटाइजर्स देते हैं जिससे वो उनके इंसुलिन के यूजेज बॉडी में ज़्यादा हो जाए। वी डोंट गो डायरेक्ट फॉर हार्मोनल ट्रीटमेंट अनलेस एंड अनटिल आपके हार्मोन टेस्ट ये दिखाता है, दर्शाता है हमें कि बहुत हाई है, तब उनको कंट्रोल किया जाता है, जैसे DHEAS और आपका टेस्टोस्टेरोन। टिल देन ओनली इस तरह का ट्रीटमेंट मेन होता है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव पीरियड में या पीरियड्स इरेगुलर हो, पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए हम हार्मोन्स दे देते हैं। एंड बहुत लोगों की ये धारणा होती है कि हम दवाई से ही आएंगे क्या पीरियड्स, ये लाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था क्लासरूम का, समय समय पे इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। सो इट इज़ नॉट जस्ट दी ट्रीटमेंट ऑफ द पीरियड। दिखते तौर पे आपको लग रहा है हम पीरियड ही तो करेक्ट कर रहे हैं, पीरियड लाने की क्या दवाई लेनी है मैडम, लेकिन आप देखिए लॉन्ग रन में आप किसका बचाव कर रहे हो, हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। सो जो मेरा उदाहरण था क्लासरूम, बचपन से ही यदि आप उसको ट्रेन करते हैं तो वो आगे जाके बहुत बढ़िया इंसान बनते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह अगर ये एग्जाम्पल समझ में आए तो हर कोई ट्रीटमेंट के लिए आएंगे। और हमेशा ये ध्यान रहेगा हर ट्रीटमेंट में सीधा मेडिसिन नहीं होता है। पहला हम यही सेंटेंस देंगे, उसके बाद हम मेडिसिन देते हैं एज एन हेल्प टू रिड्यूस। जैसे इंसुलिन सेंसिटाइजर्स दिया तो आपका वेट लॉस में थोड़ी मदद करेगी, बट सिर्फ गोली मदद नहीं कर सकती। अगर आप पहला 3 स्टेप नहीं करेंगे तो टैबलेट आपके लिए काम नहीं करेगी। इसी तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है इन रेसिस्टेंस केसेस, वो तब लागू होता है जब आपको इमीडिएट कोई रिजल्ट चाहिए, एंड दैट इज़ ओनली फॉर फ्यू एंड सेलेक्टेड। इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि हमें इन लोगों को ये समझाना है कि साल में 6 से 9 साइकिल्स पीरियड की आनी चाहिए।
ये चीज़ इनको समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आई, जैसे कई लेडीज़ हैं जो सोचती हैं कि हमारे बच्चा हो गया, अब क्या मतलब PCOS हो या नहीं हो, पर इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कुछ तो बताए हैं डॉक्टर राजकुमारी ने। उसको प्रिवेंट करने के लिए टिल द एज ऑफ मीनोपॉज 45 तक, तब तक इनको साल में 6 से 9 महीने पीरियड्स आने चाहिए, चाहे वो दवाइयों से आए। ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है। मलिका मैम, आपसे जानना चाहेंगे, PCOS को लेके हम महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। सर्जरी का जिक्र मैम ने किया कि अगर ये गंभीर हो गई समस्या तो इसकी सर्जरी की भी इसमें ऑप्शंस रहते हैं। तो क्या सर्जरी की आवश्यकता होती है, किस स्टेज पर होती है, और किन जांचों में ये निकल के सामने आता है कि आपको अब सर्जरी की ज़रूरत है? सर्जरी ज़्यादातर पूरा मेडिसिन ट्रायल के बाद ही की जाती है, क्योंकि एडवाइस करने के लिए इन्वेजिव चीज़ हुई, आप काट के फिर कुछ करेंगे। पहले एक सर्जरी होती थी जिसमें ओवरी का एक पीस निकाल देते थे, मगर उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत होते थे और कई सालों से फिर वो बंद कर दिया गया। अब जो सर्जरी होती है वो आप मिनिमल इन्वेजिव बोल दीजिए, मगर फिर भी पेट के अंदर तो जाना पड़ता है, दूरबीन से जाते हैं, लेप्रोस्कोपिक होती है और उसे ड्रिलिंग बोलते हैं। तो जो ओवरीज बड़ी होती हैं, लंपी ओवरीज जिसके अंदर फॉलिकल्स बने हैं मगर ओवुलेशन नहीं हो रहा, तो उनको क्या सिस्ट कहते हैं टेक्निकली, या पॉलीसिस्टिक की बात हो रही है? तो ये पॉलीसिस्ट ही होती हैं, सिंगल सिस्ट नहीं होती है। आप सोचिए कि जैसे आप एक मोती की माला आप गोल लगा लें, तो सोनोग्राफी में ऐसे दिखते हैं, एक सी साइज के सिस्ट बैठे हैं वॉल के नीचे। तो एक थिक वॉल है, मोटी सी परत है, और उसके अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो लगभग एक से साइज के बैठे हैं। जो ओवुलेशन नहीं हो रहा है वो वहीं बैठे हैं। ओवुलेशन नहीं होता, क्योंकि इनफर्टिलिटी की यदि बात करें, यदि बांझपन की बात करें, तो जब ओवुलेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी होनी नहीं है। तो यदि आपको ट्रीटमेंट ऐसा करना है जिसमें प्रेगनेंसी ज़रूरी है, दवाई काम नहीं कर रही है, गोलियां इंजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं, तो ओवुलेशन के लिए हॉर्मोन्स का लेवल बैलेंस होना ज़रूरी है। उसमें एंड्रोजन्स को कम करने के लिए ओवरीज में ड्रिलिंग की जाती है। तो करीब हर ओवरी में करीब 4 ड्रिल्स छेद किए जाते हैं, 2-2 mm अंदर जाके, ताकि उतना एरिया ओवरी के अंदर का, जिसे हम लोग थीका बोलते हैं, वो थोड़ा सा डैमेज हो जाए, जो सिक्रीशंस है वो निकल जाए, थोड़ा एंड्रोजन्स का लेवल कम हो जाता है, तो दवाइयों को रिस्पॉन्ड कर जाती है वो ओवरी इंजेक्शन से। और यदि ओवरी रिस्पॉन्ड कर जाती है तो वो भी, उसका बहुत समय तक नहीं चलता ये इलाज भी, मैक्सिमम 3 महीने काम करता है। उन 3 महीने में यदि पेशेंट कंसीव कर जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ड्रिलिंग करते हैं, नीडेड है, यदि इंजेक्शन और गोली काम नहीं करते हैं और पेशेंट को बच्चा चाहिए या पीरियड्स ही गायब हो रहे हैं तो, मगर इसका बहुत लंबा असर नहीं रहता है। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे, PCOS अगर किसी महिला को है तो और वो मां नहीं बन पा रही है, तो उसके क्या कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि अपने को मेल पार्टनर भी इसमें इवैल्यूएट करना पड़ता है। अगर मेल पार्टनर नॉर्मल है और जो फीमेल पार्टनर है उनकी ट्यूब्स खुली हुई हैं, यंग पेशेंट है, तो सबसे पहले तो हम दवाइयों से अंडे बनाने के कोशिश करते हैं। अब इसमें 2 तरह की दवाइयाँ आती हैं, क्लोमिफेन साइट्रेट है, एक लेट्रोजोल है। अभी काफ़ी रिसर्च के बाद आया है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी में लेट्रोजोल जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, फ्रीली अवेलेबल है मेडिसिन, तो इसलिए हम लोग एटलीस्ट इनको 3 to 6 साइकिल्स तो ये ट्रीटमेंट देते हैं। और इसमें सोनोग्राफी द्वारा देखते हैं कि अंडा बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। अगर दवाइयों से नहीं बन रहा है तो फिर हम लोग इंजेक्टेबल्स देते हैं साथ में, जिसे गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं। तो पहला तो अपना ऑप्शन यही है दवाइयाँ। दूसरा ये है, यदि मेल पार्टनर में भी कोई सब फर्टिलिटी हो, मान लो मेल में भी कुछ उनके सीमन प्रोफाइल में शुक्राणुओं में कोई कमी हो, तो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं कृत्रिम गर्भधारण, जो कि IUI होता है। उसके अंदर पेशेंट की ट्यूब्स खुली हुई होनी चाहिए और इसमें हम लोग दवाइयाँ देते हैं अंडे बनने की, अलॉन्ग विथ इंजेक्शंस जो गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं। और फिर जब इनके अंडे मैच्योर हो जाते हैं
तब फिर इनको अंडे फूटने का इंजेक्शन होता है HCG, वो लगा के, और हस्बैंड का जो सैंपल होता है उसको हम लोग ऐसे मीडिया से तत्व से वॉश करते हैं जिससे उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए, बेटर हो जाए, और फिर वो उनके वाइफ के यूट्रस में इंसेमिनेट करते हैं। ये टोटली डे केयर है, इसमें कोई एडमिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ज़्यादातर जो पेशेंट्स हमारे पास IVF और फर्टिलिटी सेंटर्स में आते हैं वो ऑलरेडी ये सब कर चुके होते हैं, मतलब IUI भी हो चुका होता है, नेचुरली भी ट्राई कर चुके हैं, सोनोग्राफी में एविडेंस है कि अंडा बन भी रहा है, फूट भी रहा है। तो फिर जब ये सब ख़त्म हो जाता है तो फिर हमें IVF की तरफ जाना पड़ता है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये, तो इसमें अंडों की क्वालिटी का हमें पता चलता है, क्योंकि PCOS पेशेंट्स में जैसे कि अभी चर्चा हुई थी, अपनी मेल हार्मोन एंड्रोजन ज़्यादा रहते हैं, तो उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ जो एग्स होते हैं, अंडों की जो क्वालिटी होती है वो उत्तम नहीं होती है। तो इसलिए पेशेंट की ये हमेशा क्वेरी रहती है, मेरे तो अंडे भी बन रहे हैं, फूट भी रहे हैं, मेरा सब कुछ नॉर्मल है, तो भी क्यों नहीं प्रेगनेंसी हो रही है। वो फिर IVF में पता चलता है हमको कि क्वालिटी इज़ नॉट गुड, तो फिर हम उस हिसाब से काउंसिल करते हैं। तो IVF के अंदर तो जैसे अब सबको पता ही है कि इसके अंदर भ्रूण बना के ही डालते हैं, तो वो फिर IVF करना पड़ता है इन पेशेंट्स में, जब बाकी दोनों ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं। मल्लिका मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि PCOS कितना प्राणघातक है, इससे कितना खतरा हो सकता है? PCOS यदि पीरियड समय पे नहीं आ रहे हैं और पेशेंट की, यदि उस महिला का परिवार पूरा हो गया है, तो यदि वो ढीली पड़ जाती है, चलो कोई बात नहीं, पीरियड नहीं आ रहे हैं, नहीं सही, मगर जो बेसिक जो उसकी जो हार्मोनल प्रॉब्लम है वो तो उसने डील नहीं करी। तो जब हार्मोनल प्रॉब्लम डील नहीं करी, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई, तो धीरे से डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। खाना भी आजकल जैसे खा रहे हैं बाहर से, मगर जोमेटो से आ जाता है, बाहर से आ जाता है, तो वो काफ़ी बहुत हेल्दी नहीं होता है बाहर का खाना। ठीक है, दाल रोटी सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही है, बाहर से खा लिए, मगर क्योंकि ये हेल्दी नहीं है तो उसे एथेरोजेनिक डाइट बोलते हैं। उससे जो अपनी नसें हैं उनमें फ़र्क पड़ता है, उसमें चेंजेस आते हैं। तो डायबिटीज़ वैसे भी प्राणघातक है और शरीर के 4 अंगों को बहुत बुरी तरह से घेरता है, ब्रेन, आई, हार्ट एंड किडनीज़। यदि ये बैठ जाएं, हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, तो डायबिटीज़ में फिर उसका तोड़ नहीं है। ऐसे ही किडनीज़ यदि बैठ जाएं, किडनीज़ काम नहीं करती। फिर आँखों का है, मालूम चलता नहीं है, जब मालूम चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे ही ब्रेन का है, बहुत देर से मालूम चलता है। दूसरा है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर से किसी भी नलिका में यदि तेज़ प्रवाह होता है, तेज़ प्रेशर होता है, तो डैमेज हो जाती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम, जो कार्डियोवास्कुलर जो और जो डिजीज़ हैं, पार्टली उसके कारण भी होती हैं। दूसरी बात, यदि आप ये कहें कि एंड्रोजन्स बढ़ गए, एंड्रोजन्स के कारण ओवुलेशन नहीं हो रहा, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया, तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया। जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, तो बच्चेदानी की जो लाइनिंग है जहाँ से पीरियड्स होते हैं, उस पर ईस्ट्रोजन का असर जब ज़्यादा हो जाता है, कैंसर का डर रहता है। और ये कैंसर एकदम से तो मालूम चलता नहीं है, कैंसर वैसे भी धीरे से आता है और देर की स्टेज में ही मालूम चलता है, तो ये प्राणघातक तो हुआ। मेरा अंतिम सवाल मैम आपसे है कि इसमें कैंसर की क्या कुछ संभावनाएं होती है, और एक साथ में आप क्या मैसेज देंगी कि कैसे इससे सुरक्षित रहा जा सके, ये दिक्कत हो ही ना? सबसे पहले जो मैसेज मैं देना चाहूँ, लगभग हम लोग काफ़ी टॉपिक हद तक कवर कर चुके हैं तीनों मिलके। एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो अभी भी शायद छोटा है, वो है कि PCOS सिर्फ ओबेसिटी में नहीं होता है, इवन थिन बिल्ट में भी होता है। सो यहाँ हमारा रोल आ गया कि ये कहने के लिए PCOS, यंग लड़की जो आती है बोलती है मैं तो बहुत दुबली हूँ, फिर भी मुझे PCOS क्यों है। सो दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट केसेस। यहाँ पे एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, वेट लॉस नहीं है बट एक्सरसाइज स्टिल इज अ बिग रोल, दिस इज नंबर। दूसरा जो रिसर्च का बात कही है मैडम ने, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज IUGR बेबीज़ यानी कि जो पेट में, गर्भ में कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं, बिलो लेस देन एवरेज वेट हमने 2.5 किलो रखा है, इससे नीचे होने वाले बच्चे, इनके लॉन्ग टर्म दे कैरी लॉट ऑफ डिजीजेस, जैसे शुगर, BP, ये PCOS, ये सारी। इसलिए हर माँ को ये
एक तरह का आपसे भी जागृत है कि इवन उस टाइम प्रेगनेंसी के दौरान भी इतना केयर करें कि दीज थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड. जेनेटिक हम चेंज नहीं कर सकते बट कैन बी कंट्रोल्ड. सो दीज आर द 2 थिंग्स विच टू बी एडेड विद दैट. एंड ये मैसेज जाता है कि ऑलवेज PCOS शुड बी करेक्टेड ऑन टाइम. ट्रीटमेंट शुड बी टेकन. ट्रीटमेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है, वो जो चर्चा हो चुकी है, इसलिए लेना ज़रूरी है. और समय पे लेने पे इन पे काफ़ी हद तक कंट्रोल आ रहा है. मेरा एग्जाम्पल वहीं आया क्लासरूम का. अब आई कैंसर की. देखिए आज के डेट में कैंसर बहुत कॉमन हो गया है. एंड आई वुड से कॉमन बिकॉज डिटेक्शन रेट्स आर इंक्रीज्ड. क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इंक्रीजिंग एंड सो वी आर लिविंग लॉन्गर. आयु बढ़ गई है, इसीलिए ये बीमारी और ज़्यादा दिखने लग गई है. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दी हार्मोन्स जो इतने अनकंट्रोल्ड आपके बॉडी में, डेफिनेटली कुछ भी ज़्यादा होगा वो बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स तो करेगा ही. सो ईस्ट्रोजन जो हाई लेवल है, एनओवुलेशन होने की वजह से ईस्ट्रोजन आपके बॉडी में एक्सपोजर ज़्यादा हो गया. सो ऑल द कैंसर्स विच आर कोरिलेटेड ड्यू टू हाई एस्ट्रोजन्स वो आप में अधिक पाई जाएगी. उसमें से सबसे पहला आता है एंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि यूट्रस का कैंसर. दूसरा आता है अंडाशय का. आप तीनों हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. उम्मीद है कि हमारे तमाम दर्शक जो इस शो को देख रहे हैं वो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को जान पाएंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे. आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही. अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ.